हिंदी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक होगा, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं, पॉलिटी। आज पॉलिटी सब्जेक्ट से हम देखेंगे संविधान के बारे में। संविधान तो सबसे पहला है हमारा संविधान क्या है। संविधान क्या है? अगर हमें संविधान को पढ़ना है अच्छे से, तो हमें पहले ये जानना होगा कि संविधान वास्तव में है क्या। आप देखते होंगे कि कोई भी बात अगर होती है तो कहते हैं कि ये संविधान के दायरे से बाहर है या संविधान के दायरे के अंदर ये चीजें हैं। तो अगर मैं आपको डेफिनेशन देना चाहूँ संविधान की कि संविधान क्या है, तो संविधान नियमों और उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। संविधान नियमों उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज है एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। संविधान क्या है? नियमों उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। दूसरा पॉइंट, हम अगर इसके बारे में बात करें कि संविधान है क्या, दूसरे पॉइंट में, तो यह है देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा होता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा होता है, बुनियादी ढांचे को निर्धारित करता है। निर्धारित करता है। दो पॉइंट हमने देख लिए। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, तो तीसरे पॉइंट में संविधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है और उनकी शक्तियों और दायित्वों को निर्धारित करता है। निर्धारित करता है जिससे जिससे जनता और राज्य के बीच में संबंध स्थापित होता है।
थोड़ा सा समझते हुए देखिए, संविधान क्या है? संविधान नियमों और उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जो देश की जो सरकार है उसके संचालन में मदद करता है। दूसरा हम बात करें तो देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा, पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाना भी संविधान का ही हिस्सा है। संविधान के अनुसार ही हम राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा तैयार करते हैं। तीसरा अगर हम बात करें कि संविधान जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है और उनकी शक्तियों और दायित्वों को निर्धारित करता है, जिससे जो है जनता और राज्य के बीच में संबंध बन सके। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा डीपली देखेंगे। विधायिका, विधायिका का क्या कार्य होता है? विधायिका का कार्य होता है कि अगर कोई भी कानून, कोई भी स्कीम पास होनी है, जैसे आज भी आप सुनते होंगे कि संसद में कोई विधेयक पास हो गया। विधेयक पास होने का मतलब सीधा सीधा क्या है? विधेयक पास होने का सीधा सा मतलब ये है कि कोई नया कानून बन गया। अब कानून बनाने वाली होती है विधायिका। अब कार्यपालिका का कार्य क्या हुआ? कार्यपालिका का कार्य है विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को, स्कीम को लागू करना। कार्यपालिका उस कानून को, उस स्कीम को लागू कर देती है। अब लागू तो हो गई, पता कैसे चले कि सही रूप से वो लागू हो रही है? जिन व्यक्तियों को लिए देख करके वो विधेयक विधायिका ने कानून बनाया है, क्या उन लोगों तक वो कानून, वो स्कीम पहुंच रही है? इसकी निगरानी करने के लिए बनाई गई है न्यायपालिका। ये तीनों चीज देखो, हमारी जो मूलभूत भारत की जो मूलभूत स्ट्रक्चर है उनमें 4 चीजों का योगदान होता है: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, यानी कि मीडिया। ये 4 स्तंभ होते हैं। सपोज कीजिए कि विधायिका में कोई एक कानून पास हुआ, जैसे अभी आपने देखा था पिछली बार कर्ज मुक्ति का, कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाए। ये पास कहाँ से हुआ? विधायिका द्वारा ये पास कर दिया गया। अब विधायिका द्वारा ये चीज पास होने के बाद कार्यपालिका की जिम्मेदारी होती है कि विधायिका से जो बिल पास होकर के आया है उस बिल पर काम किया जाए और सभी किसानों का कर्ज माफ किया जाए। यदि कुछ किसान ऐसे रह जाते हैं जो अपने कर्ज से मुक्ति नहीं पा सके, तो वो न्याय मांगने के लिए न्यायपालिका के पास जाएंगे और कहेंगे कि हम उन सभी नियम, कानून, शर्तों के मुताबिक कर्ज माफी के पात्र हैं जो विधेयिका द्वारा लागू की गई है, हम उनमें पात्रता रखते हैं। तो न्यायपालिका कार्यपालिका को आदेश करेगी कि इस किसान का भी कर्ज माफ कर दिया जाए। तो अब आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या क्या कार्य है। और देखो, इन तीनों के कार्य को एक साथ मैच होने से ही जनता और राज्य के बीच में, जनता और राज्य के बीच में संबंध स्थापित होगा। क्योंकि राज्य में विधायिका है, विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है और न्यायपालिका जनता को न्याय देती है। यदि न्यायपालिका नहीं होगी तो जनता को न्याय नहीं मिलेगा, कार्यपालिका नहीं होगी तो कार्यपालिका के बिना जनता को उन स्कीम्स, उन कानून का पता नहीं चलेगा, उनका लाभ नहीं मिलेगा, तो जनता और राज्य के बीच में संबंध भी स्थापित नहीं होगा। इसलिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों की आवश्यकता होती है जनता और राज्य के बीच में संबंधों को एस्टेब्लिश करने के लिए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं संविधान के बारे में और अधिक जानकारी। क्वेश्चन है हमारा, संविधान क्या है? तो इसी को टैग करते हुए क्वेश्चन को हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, संविधान को समझने के लिए कि संविधान एक्चुअल है क्या। हमने 3 चीजें अभी तक देखी हैं संविधान से रिलेटेड, अब हम चौथी चीज देखने वाले हैं। कोई भी संविधान हो, प्रत्येक संविधान, मैंने यहाँ पे लिखा है प्रत्येक संविधान, यानी कि हर देश का संविधान मैंने ले लिया, हर देश के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। प्रत्येक संविधान उस देश के आदर्शों, प्रत्येक संविधान उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों और विचारों का दर्पण होता है। प्रत्येक संविधान उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों और विचारों का दर्पण होता है। तो किसी भी देश का अगर संविधान है तो वो संविधान उस देश में क्या क्या आदर्श रहे हैं, क्या क्या वहाँ की मेंटेलिटी है, क्या उस देश के लोगों का विचार है, उन लोगों के क्या उद्देश्य हैं, इन सारी चीजों का विनियमन करके लिखा जाता है संविधान। तो कोई भी संविधान हो, किसी भी देश का संविधान हो, वो सब इन्हीं चीजों का दर्पण दिखाई देता है। संवैधानिक विधि,
संवैधानिक विधि उस देश की, जिस देश का संविधान है, संवैधानिक विधि उस देश की सर्वोच्च विधि होती है, सर्वोच्च विधि होती है। यानी कि जो चीजें संविधान में जो कानून लिख दिया गया, उस कानून से ऊपर उस देश के अंदर कोई दूसरी ताकत नहीं होती। और बाकी जितनी भी विधियां हैं, अन्य सभी विधि, अन्य सभी विधि अन्य सभी विधियां इसी पर आधारित होती है। यानी कि जो कानून, जो नियम संविधान के अंदर लिख दिया गया, उससे बड़ा कोई कानून नहीं होता। बाकी जितने भी कानून होते हैं, वे सभी कानून संविधान में लिखे हुए कानून के ही पूरक होते हैं। समझ में आ गया? अब संविधान कोई जड़ दस्तावेज नहीं है, संविधान कोई जड़ दस्तावेज नहीं है। संविधान कोई जड़ दस्तावेज नहीं होता। जड़ दस्तावेज क्यों नहीं होता? क्योंकि यह लगातार बढ़ता रहता है, यह निरंतर पनपता रहता है, यह निरंतर पनपता रहता है। वर्षों से चली आ रही, वर्षों से चली आ रही परंपराएं, आस्थाओं, जो बहुत लंबे समय से परंपरा चली आ रही है, आस्था चली आ रही है, उन आस्थाओं को पूरा करने, आस्थाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरे पॉइंट को देखिए, संविधान कोई जड़ दस्तावेज नहीं होता, यह निरंतर पनपता रहता है। वर्षों से चली आ रही परंपराओं, आस्थाओं को पूरा करने में यह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे संविधान के दायरे में आने वाली कोई भी परंपरा ऐसी है, तो संविधान क्या करेगा? अपने अंदर एक अनुच्छेद लेकर के आएगा और उस पूरी परंपरा को स्वीकार करेगा और उन लोगों की परंपराओं को कानून का अमली जामा पहनाएगा। ये कानून को अमली जामा पहनाने का कार्य संविधान के अंतर्गत ही होता है। तो हमने अभी तक जान लिया कि एक्चुअल में संविधान क्या होता है। हमने अभी तक ये जाना कि संविधान वास्तव में क्या होता है। अब हम देखेंगे संविधान की विशेषताएं, कि क्या कुछ खास है संविधान के अंदर। संविधान का महत्व अब हम देखने वाले हैं कि संविधान इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या इसका महत्व है। संविधान का महत्व, सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट महत्व ये है कि संविधान सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा। संविधान सुनिश्चित करता है, संविधान सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर के बताता हूँ किस तरीके से। अब संविधान कोई एक पेज का संविधान नहीं है, संविधान एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज हो जाता है और एक बड़ा दस्तावेज है। आप सपोज कीजिए गांव का एक प्रधान है या किसी कस्बे का कोई चेयरमैन, तो गांव के लिए जो प्राथमिक डिसीजन लेगा, गांव के स्तर पर लेगा, वो कौन व्यक्ति लेगा? वो प्रधान लेगा, क्योंकि संविधान ने उसे यह अधिकार दिया है। क्योंकि जब भी कोई भी चुनाव जीत करके प्रधान नियुक्त होता है,
तो उसके जस्ट बाद एक शपथ समारोह किया जाता है, जिसमें संविधान के अनुसार ही वह शपथ ग्रहण करता है और संविधान के दायरे से बाहर निकलकर कार्य न करने की वह शपथ लेता है। तो कानून कौन बनाएगा, ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। अगर देश के स्तर पे देखा जाए तो हमारी संसद, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम चयन करके भेजते हैं, सांसद जो हम चयन करके भेजते हैं, वो सब अपनी मंत्रणा करके एक नया कानून पारित करते हैं, जो विधेयिका का कार्य होता है, जो विधायिका का कार्य होता है। तो संविधान यह सुनिश्चित करती है कि विधायिका कानून बनाएगी। संविधान जो है समाज में शक्ति, संविधान जो है समाज में शक्ति के मूल वितरण, शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। संविधान बताता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति, किसके पास है, किसके पास होती है, तथा सरकार का निर्माण कैसे होता है, कैसे होता है, ये सब चीजें जो है संविधान निर्धारित करता है। ये सभी चीजें आपका संविधान निर्धारित करता है। तो आप देख रहे होंगे कि संविधान हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। संविधान का एक इम्पोर्टेंट कार्य और भी है, यह समाज को बुनियादी पहचान, यह समाज को बुनियादी पहचान प्रदान करता है। बुनियादी पहचान प्रदान करता है। और संविधान जो है राज्य व्यवस्था के तीनों अंगों की स्थापना करता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि संविधान के तीनों अंग कौन कौन से हैं। तो मैंने आज की क्लास में बताया भी है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों से मिलकर ही राज्य व्यवस्था बनती है। किसी भी देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए तीनों की आवश्यकता होती है और तीनों जो है संविधान के आधार पर ही बनाए जाते हैं। भारत की जो राज्य व्यवस्था है, बेसिकली संविधान और राज्य व्यवस्था के बहुत सारे हिस्से जो हैं ब्रिटिश शासन से ग्रहण किए गए हैं। ब्रिटिशों द्वारा टाइम पर, समय समय पर जो है अधिनियम लागू किए गए और जिन अधिनियमों से जो है भारतीय सरकार और प्रशासन की विधि की रूपरेखा और ढांचा तैयार हुआ। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो सेशन था वो आपका काफी क्लियर रहा होगा। संविधान क्या है आप ये समझ चुके होंगे, संविधान के क्या बुनियादी महत्व है आप ये भी जान चुके होंगे। कल हम इससे आगे की बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि संविधान से रिलेटेड आपका कोई भी अगर डाउट होगा तो मैं उस डाउट को दूर करूंगा और आप भी मेरे साथ साथ संविधान की जानकारी रखने वाले एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। एक जिम्मेदार नागरिक होने का मतलब ये है कि हम अपने संविधान को बड़ी अच्छे तरीके से उसकी जानकारी हम रखते हैं। अगर कहीं किसी कानून का उल्लंघन हो रहा है तो हम वहां पर संवैधानिक गतिविधियों के साथ साथ हम उन चीजों में बदलाव कर सकते हैं। अगर कहीं हमारे मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम उनके खिलाफ भी अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। मेहनत करो, बने रहो, आगे बढ़ो। उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल होंगे और कल फिर मेरे सेशन को देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूं। धन्यवाद दोस्तों।